नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज पिछले टॉपिक में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में समझा था। तो आज उसी कड़ी को आज हम एक नए टॉपिक के साथ समझने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किसको मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो हम जानते हैं कि जो हमारा देश की गवर्नमेंट की जो भी चीज़ें हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे पलती हैं, पर इनका पावर कहाँ से आता है, और अगर पावर आता है तो वो कितना जायज पावर है, कितना जस्ट पावर है, उससे क्या लोगों की समस्याएं दूर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या किस आधार पे देश चलना चाहिए, कौन से वो रूल्स हैं, कौन से वो प्रिंसिपल हैं, कौन सी वो वैल्यू हैं जो ये बताती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मेन आधार क्या है, किस आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है, कौन सी वो फिलॉसफी है, कौन से वो वर्च्यू हैं, कौन से वो विजडम है जिससे हम पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का जो थ्योरी है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसको रन करते हैं, चलाते हैं। तो आज हम इसी सारी चीज़ों के बारे में गहराई से समझने का प्रयास करेंगे और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट के पास पावर है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पावर हो, चाहे लेजिस्लेटिव पावर हो, चाहे जुडिशियरी का पावर हो, चाहे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना हो, या डीपीएसपी है, या जो वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशन की, लिबर्टी, फ्रीडम, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, तो ये किससे चल रहा है। आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे, बात करेंगे। तो ये जो कि कितना जस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल किस आधार पे इंटरप्रेट करे जाएं, कैसे उन पे जस्टिस मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है उनको एक प्रकार से डेमोक्रेसी का अनुभव महसूस हो सके, लोगों की जो फ्री विल है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी जो वॉइस है उनको आज़ादी दी जा सके, उनके फंडामेंटल राइट की जो उनकी लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो उनके राइट्स हैं लाइफ के, लिबर्टी के, या जो प्रोसीजर बना गया है वो सब चीज़ें जो हैं एक प्रॉपर सिस्टम के साथ, एक प्रॉपर रूल ऑफ लॉ के साथ, मतलब वहाँ आर्बिट्रेरी रेस ना हो, वहाँ लड़ाई झगड़ा की बातें ना हो, वहाँ किसी को अनावश्यक तरीके से डिटेन ना किया जाए, उनके राइट को रोका ना जाए, जो प्रशासन है वो ज़बरदस्ती तानाशाही ना करे। तो जो पूरा हमारा सिस्टम है, जो पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आधारभूत ढांचा है उसको कैसे प्रोटेक्ट करा जाए, इसी की जो फिलॉसफी है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंतर्गत आती है। तो अब आशा करते हैं आगे चलते हैं। मान लीजिए कि एक स्कूल का प्रिंसिपल है, उसके पास अथॉरिटी है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता है कि यार सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को पनिश कर दे, बाकी को ना पनिश करे, या किसी एक कास्ट का आदमी है वो किसी कमज़ोर कास्ट का या मार्जिनल सेक्शन का बच्चा है तो उसको क्लास से निकाल दे। तो अगर वो इस प्रकार की चीज़ें करेगा तो ये इक्वालिटी के खिलाफ हो जाएगा। जो रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम होते हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा। तो जब हम किसी भी चीज़ को इस प्रकार से करते हैं जिससे सबका विकास हो, सबकी वॉइस को प्रोटेक्ट किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जस्टिस दिया जा सके, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उनके राइट को वायलेट ना किया जा सके, तो यही जो प्रिंसिपल है इसी का बड़ा व्यापक रूप है जिससे पूरी फिलॉसफी से कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न होता है, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को पसंद आया होगा। जैसे मान लीजिए किसी आदमी के पास कोई अथॉरिटी है, सरकार के जो बड़े बड़े नौकर हैं या बड़े बड़े आईएएस पीसीएस हैं, तो वो नहीं कि अनावश्यक किसी को उठा के डाल देंगे। अगर अरेस्ट भी करेंगे तो प्रॉपर प्रोसीजर होगा। अरेस्ट करने से पहले बताएंगे कि हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं, उसका नाम लिखेंगे, इस अपराध पे अरेस्ट कर रहे हैं। अगर बेलेबल मामला है तो ये भी बताएंगे कि उनका बेल का अधिकार है, किस लिमिट तक वो ले जा सकते हैं, अरेस्ट करने के बाद कहाँ ले जाएंगे, उनको 24 घंटा के पास मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना पड़ेगा, या कोई पॉलिसी आएगी तो उसका प्रॉपर जवाब होगा, जो पैसा आएगा वो फंड कहाँ लगा, उसका कितना वेलफेयर हुआ। तो जब हमको कोई गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी मिलती है तो हमको लिमिटेशन भी मिलता है। जैसे इमरजेंसी में है, कहाँ तक फंडामेंटल राइट के वायलेशन हो गए, कहीं हम धरना दे रहे हैं तो हमारा लीगल अधिकार है।
अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं तो हमें अनावश्यक कोई लाठी नहीं चार्ज करेगा। हमारे फंडामेंटल राइट है, जैसे फेयर ट्रायल का अधिकार है, एक्सप्लॉइटेशन से बचने का अधिकार है, कस्टडी के मामले हैं, कस्टोडियल टार्चर के मामले हैं, ह्यूमन राइट के मामले हैं, और भी बहुत प्रकार के फेयर इन्वेस्टिगेशन के मामले हैं, बेल का अधिकार है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की बातचीत है। तो ये सब चीज़ें जो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो प्रोसीजर जो बना है उसी आधार पे होगा कि अगर कोई अरेस्ट करा गया है तो सबसे पहले FIR होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगा, ट्रायल होगा। ये नहीं कि सरकार अपने मन से अनावश्यक किसी को भी पनिश करने लगे। जो सिस्टम है, जैसे कहीं कहीं आप लोग देखते हैं कि मॉब लिंचिंग लोग कर देते हैं या इनकाउंटर कर देते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों को कि तुम किस अधिकार से इस पद पे बैठे हो, जैसे क्विड वारंटो है, रीट है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं। 226 में हम हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट और अदर लीगल राइट के लिए जा सकते हैं। तो यही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है कि जो पावर है उसको चेक बैलेंस करता है कि लेजिस्लेचर है तो वो सिर्फ अकेले कानून ही बना सकता है, सोशल कानून बना सकता है, स्पेशल कानून बना सकता है, क्राइम से रिलेटेड कानून बना सकता है, वुमेन की सुरक्षा के लिए कानून बना सकता है, देश की रक्षा के लिए कानून बना सकता है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है। यही सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो माफ़ करिएगा, अब आगे चलते हैं। तो कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों को और बताने का प्रयास करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस प्रकार से गवर्न करती हैं। तो अब और सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल जो हैं वो काफ़ी व्यापक हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वो एक पूरी विचारधारा है जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन सदा हुआ है, जिस पे फंडामेंटल राइट सधे हुए हैं, जिस पे लॉ सदा हुआ है, जिस पे एग्जीक्यूटिव की जो पॉलिसी है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है कि लॉ लेजिस्लेचर बनाए तो कितना बनाए, एग्जीक्यूटिव उनको कैसे कोई भी पॉलिसी हेल्थ की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, सैनिटेशन की हो, अर्बन डेवलपमेंट की हो, कैसे उसको धरातल पे लागू करना है, कैसे जो उनको पावर दिया गया उसका कैसे यूज करना है, और जुडिशरी कितना कानून सही है, कौन सा कानून अनजस्ट है, किस ऑब्जर्वेशन किस रीजनिंग के साथ उसको इंटरप्रेट करता है, कैसे लोगों को जस्टिस दे, कैसे लोगों की जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी की बनी रहे, जुडिशरी बिना किसी दबाव में, चाहे मीडिया का प्रेशर हो, चाहे सरकार का प्रेशर हो या किसी का प्रेशर हो, वो एविडेंस से चले, वो प्रोसीजर से चले, वो अपने जो उसकी इंडिपेंडेंस है उसको बरकरार रखे। आर्टिकल 50 भी कहता है कि सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी अलग है। तो यही सब चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट है तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक मेजर पर्पज है कि अगर स्टेट किसी भी इंडिविजुअल के राइट का हनन करती तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन है कि हम 32 में फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बेल का अधिकार है, स्पीडी ट्रायल का अधिकार है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत है उसका वो है फंडामेंटल राइट। अगर हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसके लिए एजुकेशन के हमारे राइट हैं। हर प्रकार से हमको कस्टोडियल टार्चर, अरेस्ट के मामले, फेयर ट्रायल के मामले, बेल का अधिकार, ये सब प्रोसीजर जो बना है, डिग्निफाइड लाइफ जीने का, प्राइवेसी का अधिकार, ये सब LGBT के जो मामले हैं या रिजर्वेशन के मामले हैं या रिलीजन के जो अधिकार हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमको स्टेट की जो भी आर्बिट्रेरी पावर है, ये एक्सेसिव पावर, जिसे इमरजेंसी के समय ADM जबलपुर शुक्ला का केस था उसमें इमरजेंसी के समय में हमको पावर को कर्टेल कर दिया गया था। जैसे अगमबेन का जो है स्टेट ऑफ एक्सेप्शन का मामला है कि अब इमरजेंसी में अगर समस्या हो तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो ये सारी चीज़ें जो इसके अंतर्गत आती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म स्टेट से यही पूछता है कि अगर तुमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो किस अथॉरिटी के बेसिस पे लगाई है।
कि ये क्या फंडामेंटल रूल ऑफ लॉ का पालन कर रहा है और सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन लगी है, आर्बिट्रेरी या एक्सेसिवनेस लगी है। तो यही चेक करने के लिए जो है ये सब चीज़ें आती हैं। जुडिशियल रिव्यू में गवर्नमेंट बोलती है अगर हमने लॉ बना दिया है तो जुडिशरी पूछ सकती है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, जैसे फंडामेंटल राइट की बात है या हमने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन के बारे में बात करा। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी जो पॉलिसी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जैसे एनजीएसी जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा दिया गया जिससे सुप्रीमेसी जुडिशरी की मजबूत बने रहे। तो जुडिशियल रिव्यू समय समय पे कोर्ट जो है कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्राइन या जुडिक्शन के बाहर काम कर रहा है, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सर हो गया, रिपग्नेंसी के मामले हो गए या कलरेबल लेजिस्लेशन के मामले हो गए, तो यहाँ जुडिशरी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमोसी को जो है मजबूत करती है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहे, कौन कितना अकाउंटेबिलिटी है, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी धरातल पे उतारी तो कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ, डिसीजन कैसे लिया गया, कौन सी अथॉरिटी थी, उसकी क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, प्रॉपर प्रोसीजर रूल ऑफ लॉ फॉलो किया गया, किसी के वायलेशन राइट का तो नहीं हुआ, एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हुआ, उसके फंडामेंटल राइट का हनन तो नहीं हुआ। तो पावर अगर बिना अकाउंटेबिलिटी के आ जाएगी कि भाई तुम पॉलिसी बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, इससे कितने लोगों को चेंजमेंट आ रहा है, धरातल पे कुछ जो है जस्टिस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या सब पैसा जो है करप्शन या अपना एक्सेसिव पावर का यूज करते हुए उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही है ही नहीं, तो वहाँ से अथॉरिटीएशन डेंजर आ जाता है। मेजॉरिटियन में आ जाती कि मेजॉरिटी का जो मन है वो करेगा, माइनॉरिटी का जो डिप्राइव सेक्शन के लोग हैं, एसटी एससी हैं, ओबीसी हैं और अदर जो मार्जिन सेक्शन सोसाइटी के लोग हैं उनको प्रॉपर सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर करने की ज़रूरत है। उनको हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ देने का अगर ये नहीं मिल पा रही और आर्बिट्रेरी तरीके से किसी को अरेस्ट या डिटेन किया जाता है तो अब फंडामेंटल राइट के लिए जो है वो स्टेट के खिलाफ जा सकता है। जैसे परमानंद कटारा का केस हो गया, एमसी मेहता का केस हो गया, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड एक्सप्लॉइटेशन के मामले जो हो गए, बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस हो गया। तो यहाँ स्टेट की आर्बिट्रेरीनेस को रोकने के लिए जैसे ये सब चीज़ें जो हैं आती हैं, जैसे आर्बिट्री अरेस्ट करा जाए तो डीके बसुवर से स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल पॉइंट है कि अगर 90% पॉपुलेशन बोलती है और 10% माइनॉरिटी एक पर्टिकुलर राइट नहीं मिलना चाहिए, तो ये क्वेश्चन है क्या 90% वोट से फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन राइट ख़त्म हो जाएंगे? तो यहीं से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहेगा नहीं, मेजोरिटी भी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट के अंदर है। अगर सरकार है तो उसका जवाबदेही है वो कि अगर इथेनॉल की बिल्डिंग है, नीट के मामले हैं और कोई मामले हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जो है जो प्रोसीजर बना है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, फेयर प्रिंसिपल का यूज करते हुए जो है कोई भी डिसीजन ले वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के करे। ये नहीं कि किसी के ऊपर गोली चला दे, किसी को ज़बरदस्ती अरेस्ट कर ले, किसी के ऊपर लाठी चार्ज कर दे और जो उनका धरना का शांतिपूर्वक रहने का जो उनका अधिकार है बैठने का उसको ख़त्म कर दे। तो डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं कि मेजोरिटी रूल पालन कर रही तो एसटी, एससी, ओबीसी और जो मार्जिनलाइज सेक्शन के सोसाइटी के सोशल इकोनॉमिक राइट हैं या सोशल चेंजमेंट है या सोशल ऑर्डर को कैसे बैलेंस करा जाए उसको भूल जाए। उनकी जो मूलभूत अधिकार है, मूलभूत बेसिक सुविधाएं हैं, उनसे उनको वंचित कर दिया जाए। बड़े बड़े जो मेजोरिटी में बैठे लोग हैं वही सरकार का पार्ट बने, वही इलेक्शन लड़े, वही जो है हर जगह छा जाए, छोटे लोगों को कुछ मिले ना। तो ये लिमिटेशन और राइट को सबको प्रोटेक्ट करती ताकि समान रूप से सबके अधिकारों की रक्षा की जाए, सबको वॉइस मिल सके, सबको जस्टिस मिल सके, सबको जो है एक प्रकार से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो सके, साथ ही साथ सोशल चेंज आ सके। लेकिन समस्याएं यही हैं कि मेजोरिटी वाले अपने लोगों को, बड़े बड़े कैपिटलिज्मों को सपोर्ट करती हैं, हम लोग तो एक्सप्लॉइटेशन सरकार के लिए सिर्फ एक गिनती बन जाते हैं। तो समस्या यहीं से शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो वो पर्टिकुलर क्रिटिसिज्म का ध्यान रख के
उसको यूज कर सकती है कि कितना लेजिस्लेटिव पावर उसके पास है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट में काम हो रहा है, फंडामेंटल राइट तो नहीं इम्पैक्ट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल को रिस्ट्रिक्शन को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जुडिशियल रिव्यू वहाँ पॉसिबल है कि नहीं है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको स्टक डाउन कर दो। अगर वो किसी भी चीज़ को इनवैलिडेट कर रहा है किस एक्सटेंट में तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को इम्परमिसिबल करार दे दो। लेकिन अगर वो जस्ट है, फेयर है, रीजनेबल है और अपने प्रॉपर दायरे में काम कर रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो वैलिड है, वो जस्ट है, वो इथिकल है पूरी तरीके से। यही कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रैक्टिकल ऑपरेशन है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का डीपर क्वेश्चन यही है कि गवर्नमेंट को किसने पावर दी, तो गवर्नमेंट को पावर पीपल ने दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट उस पावर का क्या कर सकती है? किसी को मारे, किसी को कूटे, जबरदस्ती डाल दे, या बैलेंस तरीके से यूज करते हुए रूल ऑफ लॉ, फेयर जस्टिस प्रिंसिपल का यूज करते हुए जो प्रोसीजर बनाए गए हैं उसके आधार पे जो इंस्टीट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फिलॉसफी, रूल ऑफ लॉ, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, फ्रीडम, इनका ख्याल रखते हुए डिग्निटी और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे। अगर गवर्नमेंट खुद कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे तो कोर्ट जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दे। और जो इंस्टीट्यूशन अगर चेक बैलेंस प्रॉपर तरीके से जो सेपरेशन ऑफ पावर बना है या जो और भी चीज़ें जैसे सिविल सोसाइटी उस पर दबाव डाले, प्रेशर ग्रुप है जो अपनी बातों को मनवाए, फ्री प्रेस बिना किसी इंडिपेंडेंस, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के जो प्रिंसिपल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कल्चर है, अगर कोई भी जो है लिमिटेड पावर का यूज नहीं कर रहा और एक्सेसिव पावर का यूज कर तो जनता उसको जो है सरकार को गिरा दे या जो है पूरी तरीके से जो सत्ता का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाए। तो यही चीज़ें कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को कम्प्लीटली वीक बना देता है? नहीं, वो गवर्नमेंट को मजबूती देता है, लेकिन गवर्नमेंट उस पावर का लिमिटेड यूज करे। ये नहीं कि अनावश्यक और आर्बिट्रेरी तरीके से हर जगह डिसीजन पास करने लगे, डायरेक्शन देने लगे, फंडामेंटल राइट लोगों का भूल जाए, अपनी मनमानी चलाने लगे कि क्राइम कैसे है तो उसको कंट्रोल करे, प्रॉपर प्रोसीजर से देखे, टैक्सेशन नहीं हुआ, वेलफेयर स्कीम नहीं चलेंगी, नेशनल सिक्योरिटी नहीं मेंटेन होगी, एडमिनिस्ट्रेशन फिर कोलैप्स हो जाएगा। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। डिक्टेटरशिप, तानाशाही आ जाएगी कि हम इलेक्शन के लिए कुछ भी करेंगे, रैलियाँ करेंगे, चाहे कोई भी समस्या हो, देश में कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ अपने चुनाव को सजाने से मतलब है, अपनी बीन बजाने से मतलब है। जब हम लोगों की समस्या, लोगों के वेलफेयर, लोगों के राइट्स को हम वायलेट करने लगेंगे और फंडामेंटल राइट के बाहर काम करने लगेंगे, उससे बाहर जाके जो बिना किसी पीस, हारमनी, सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब करेंगे, हर जगह धरना देंगे, बवाल करेंगे, सरकार जो हमारी बातों को सुनेगी नहीं, कहीं भी पेपर लीक होंगे, कहीं एथेनॉल बेंडिंग होगी, कहीं सड़क टूकेगा, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? तो यहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का रोल आ जाएगा कि क्राइसिस के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन के जो दायरे पे सरकार काम कर रही है, कहीं टेररिज्म हो रहा है, कहीं राइट्स हो रहे हैं, कोई पैंडमिक कोरोना वायरस आ रहा है, देश में मंदी आ रही है, नेशनल इमरजेंसी जैसे मणिपुर के जो इशू हुए, तो वहाँ सरकार प्रोसीजर का ध्यान रखते हुए सोशल ऑर्डर को मेंटेन करे, प्रॉपर बैलेंस बनाए, वहाँ की सरकारों से बात करे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंड है, जो वेलफेयर है, जो लोगों की सुरक्षा है उसका ख्याल रखे। लेकिन अगर वहाँ प्रधानमंत्री झांकने ही न जाए, उनकी बात का ध्यान ही न दे, सिर्फ चुनाव में अपने विदेशों की यात्रा में बिजी रहे, तो फिर सिविल लिबर्टी और सिक्योरिटी के लिए जो ये बैलेंस बना हुआ है या फंडामेंटल राइट या जो स्टेट की प्रोटेक्शन है उसमें आर्बिट्रेरीनेस आ सकता है। तो यहीं से मेजर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो है फिलॉसफी शुरू हो जाती कि क्या हम प्रियम्बल का ध्यान दे रहे हैं, क्या हम इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन को ध्यान में रख रहे हैं, क्या हम सोशल इकोनॉमिक गोल हमारी सरकार फुलफिल कर रही, क्या इंस्टीट्यूशन अपना डिस्ट्रीब्यूशन, अपना फंक्शन प्रॉपर कर रहे हैं, जुडिशरी क्या कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट को चेक कर रही है, रूल ऑफ लॉ कहीं आर्बिट्रेरी पावर तो नहीं बन गया है, फेडरलिज्म में क्या पावर शेयरिंग हो रही है, लेजिस्लेचर अपने तरीके से कानून बना रहा है, अपने दायरे में काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके
से चल रहा है, टैक्स का बंटवारा प्रॉपर तरीके से हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को तो नहीं कहीं ध्वस्त करे दे रहे हैं, ज़बरदस्ती हर जगह अमेंडमेंट तो नहीं हो रहा है, जुडिशरी की गरिमा बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को कितना डिस्ट्रॉय कर सकती, क्या फंडामेंटल राइट को अनलिमिटेड अमेंड किया जा सकता है या एक लिमिट में, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन का ध्यान रखते हुए, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म और जो बेसिक चीज़ें हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इन पे छेड़खानी नहीं की जा सकती है। यही केशवानंद भारती वैसे स्टेट ऑफ केरला का मामला था। अमेंडमेंट का पावर अगर है पार्लियामेंट के पास तो कितना है, वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में रहकर अमेंड कर रही है या अनलिमिटेड तरीके से, एक्सेसिव तरीके से हर जगह जो है ऑर्डिनेंस को पास कर देना है। जैसे बहुत सारे जो मामले हैं ऑर्डिनेंस के भी हुए, जैसे इमरजेंसी के समय अगर कोई जानबूझ के जो प्रेसिडेंट है वो अपना मनमानी पन करने लगे तो उसके लिए सार्वभौमई का केस है। ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं तो लिमिटेड गवर्नमेंट है जो रूल ऑफ लॉ से चलेगी, राइट प्रोटेक्ट करेगी, लोगों की अकाउंटेबिलिटी उसकी रहेगी, ह्यूमन डिग्निटी का ख्याल रहेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की बिल है उसको प्रोटेक्ट करेगा। यहीं से असली फिलोसफिकल क्वेश्चन होता है कि कौन कंट्रोलर है, गवर्नमेंट क्या कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्रोल कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को कौन इंटरप्रेट करेगा, जुडिशरी को कौन कंट्रोल करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस इंस्टीट्यूशन को कौन चेक करेगा, उसका स्ट्रक्चर अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी। तो यही पूरा जो है क्या स्ट्रक्चर पब्लिक देखेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर जो है, जो रूल्स है, जो इथिक्स हैं, उसका कौन ध्यान रखेगा। यहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंसिंग की बात होती कि एक इंस्टीट्यूट को हम परमानेंट सुपीरियर रूलर नहीं बना सकते हैं, हम सब में सेपरेशन ऑफ पावर लाएंगे जिससे रूल ऑफ लॉ बैलेंस बनेगा और एक बैलेंस के साथ जो पब्लिक के राइट है, जो स्टेट के राइट्स हैं, उनमें बैलेंस बनेगा जिससे गवर्नमेंट की लिमिट को हम तय कर पाएंगे, आर्बिट्रेरी एक्सेसिव पावर को रोक पाएंगे, रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश कर पाएंगे, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, इंडिविजुअल की जो आज़ादी है खाने पीने की, घूमने की, मानवपूर्ण गरिमापूर्ण जीवन जीने की, उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अकाउंटेबिलिटी होगी, सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन कर पाएंगे, चेक बैलेंस को इस्टेब्लिश कर पाएंगे, जुडिशियल रिव्यू को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन को कंट्रोल करेगा, मेजोरिटी के अगेन माइनॉरिटी राइट को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, चाहे वो ST SC हो, चाहे OBC हो, चाहे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को मेंटेन करेंगे, स्टेट का पावर पीसफुल और लॉफुल तरीके से ट्रांसफर होगा, डेमोक्रेसी अथॉरिटेरियन के कन्वर्ट होने से रोकेंगे कि एक आदमी जो है पूरी तरीके से पावरफुल हो जाए, वही अथॉरिटी बन जाए, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करेंगे, सिटीजन और स्टेट के बीच में पावर रिलेशन को रेगुलेट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू है लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, पब्लिक पावर को भी लेजिटिमेट और प्रेडिक्टेबल बनाएंगे जिससे जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन में की जो फिलॉसफी है उस पे उसकी भी वो बात समझ सके, जान सके, जस्टिस में अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सके और देश की जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फिलॉसफी है, जो प्रिंसिपल है, उनका सम्मान कर सके और जस्टिस और लोगों का जो फेथ है वो जुडिशरी पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे बना रहे। इमरजेंसी में कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट को मेंटेन कैसे करना है, गवर्नमेंट के पावर को कैसे लिमिट करना है, पावर को लॉ के अंदर कैसे रखना है, यही सब चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के मजबूत करती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की पावर की फिलॉसफी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। कोई इंडिविजुअल, कोई सरकार, कोई आदमी की वैल्यू नहीं है, जो प्रिंसिपल हैं, जो वैल्यू हैं जिससे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा सधा हुआ है, उस आधार पे देश चलेगा। देश किसी नेता, किसी गन पावर, किसी माफिया पावर, किसी दबदबा कल्चर, किसी तानाशाही और किसी कैपिटलिज्म के सपोर्ट में या कठपुतली बन के नहीं चलेगा। वो हर आदमी का ख्याल रखेगा, मानव की डिग्निफाइड जो वैल्यू है, उस गरिमा है, उसका सम्मान करेगा और तभी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट जिंदा रहेगी, तभी तक लोगों का उसका फेथ रहेगा। अगर वो स्पिरिट मर जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म खत्म हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। जय